हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और गाइस, जैसा आप सबको पता है, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे नोट सेट की तैयारी कंटिन्यू जारी है। और इसलिए गाइस, आप इस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें और सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर सिलेबस कवर किया जाएगा विद रीजनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो फंडामेंटल है। और फंडामेंटल का फर्स्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस। ठीक है गाइज, तो लेट्स सी राइट नाउ स्टार्ट। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। और ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है गाइस, फिर से दोबारा रिवीजन कर देते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। और गाइस, एक बात ध्यान रखना, जहां पर ये एक्सेप्ट लगता है ना, यही क्वेश्चन का पूरा सारांश बदल देता है। और आज मैं एक बार फिर आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि एक तो आंसर है वो तो मुझे भी पता है, आप सबको पता है, लेकिन जो तीन ऑप्शन है वो भी किसी ना किसी क्वेश्चन के तो आंसर होंगे ही। तो इसलिए गाइस, चारों पहले अच्छे से आप क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर उसके बाद चारों ऑप्शंस को पढ़ें और ऑप्शंस को कोरिलेटेड करें कि किससे कोरिलेटेड होगा, जब शायद क्वेश्चन हमारा राइट हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है गाइज, तो आपके सामने है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प होगी। ठीक है, देखो, अपने शरीर में 60 से 65% कितना, 60 से 65% जो बॉडी फ्लूइड होता है। ठीक है, और जो ये बॉडी फ्लूइड, ये अपना जो बॉडी फ्लूइड है, ये अपने दो भाग में बड़ा होता है। ठीक है, एक होता है अपना आईसीएफ और एक होता है अपना ईसीएफ। ठीक है, अब ये आईसीएफ होता है, ये कितना परसेंट होगा अपना, 70%। और ये ईसीएफ होगा जो कितना होगा, 30%। ठीक है गाइज, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में बातें करते हैं। अब हम इन दोनों को भी अलग डिवाइड करते हैं कि आईसीएफ है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा आईसीएफ होता है इसके अंदर होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। बोले तो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कितना परसेंट होगा, 70%। और इस 70% में भी जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर पाया जाता है वो क्या होगा अपना, तो वो होगा अपना पोटेशियम। ठीक है गाइस, क्या होगा, पोटेशियम। तो पोटेशियम एक क्वेश्चन अपना यहाँ से भी बन जाता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी क्या होगा, तो इंक्रीज लेवल जो पाया जाता है वो होगा, क्या होगा, पोटेशियम। ठीक है गाइज, नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने ईसीएफ की। ठीक है, जो ईसीएफ होता है अपना कितना परसेंट होगा, 30% होगा गाइज। अब ये 30% होगा, इसमें भी अपने देखिए, मान लीजिए जैसे क्या क्या होगा भाई, 30% है तो 30% में भी अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये हो गया कि ये हमारी सेल्स है जो उसके बाहर है। सेल्स के अंदर इंट्रा होता है और सेल्स के बाहर वाला होता है जो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये कौन कौन से फ्लूइड होंगे और क्या होंगे। ठीक है, जो हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा गाइज, जो ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, इसमें भी 22% तो हमारा इंट्रास्टिशियल फ्लूइड होता है। कौन सा होता है, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड होता है, आईएसएफ बोलते हैं जिसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो 6% हमारा इसमें होता है, 6% हमारा जो होता है वो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड होता है। बोले तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। ठीक है, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड जिसे हम आईवीएफ बोल सकते हैं, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड होगा। ठीक है, और नेक्स्ट अदर बात करते हैं। अदर हमारा जो बच जाता है 2%। अब 2% में हमारे क्या क्या होंगे, जैसे सीएसएफ फ्लूइड हो गया, इंट्रा ओकुलर फ्लूइड हो गया, या हमारा साइनेबल फ्लूइड हो गया। ये सारे जितने भी फ्लूइड्स होते हैं ये कौन से होते हैं, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ हमारा 30% मैंने आपको ये बता दिया कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ तक अपना क्लियर है। ठीक है गाइज, अब हमारे चारों ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ो, मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर सभी गाइज जरूर डालें। क्या इसका राइट आंसर ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ होगा, या इसका आंसर साइनोबल फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड या प्लूरा होगा, या फ्लूइड विद इन द सेल्स, या सीएसएफ फ्लू इन इंटरसेल स्पेयर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर अपना सीएसएफ एंड फ्लूइड इंटरसेल, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी हटा दीजिए।
साइनेबल फ्लूइड है अपना, ये भी हटा दीजिए, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, और ब्लड प्लाज्मा है जो भी हमारा एक्स्ट्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा वो सभी गाइस, जो राइट आंसर है वो फ्लूइड विद इन द सेल्स। ठीक है गाइस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लें। ये क्वेश्चन है जो हमारे 2019 में आया था ESI में। ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में आपको जो मैंने बताया वही है। देखिए कि एक हेल्दी एडल्ट परसेंट है जिसमें 60% कंटेंट है हेल्दी एडल्ट में। ओल्डर एडल्ट हो जाती है, ओल्ड एज में जाता है तो फ्लूइड का जो कंटेंट वो कम हो जाता है, और वो कितना परसेंट हो रह जाता है हमारा, वो रह जाता है 55%। कितना? 55%। और बात करते हैं बच्चे में सबसे ज़्यादा फ्लूइड का अपना हो रहा है, इन्फेंट में रहता है, वो 80 से 88% तक होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी हम हमारा निकाल सकते हैं कि बॉडी जितना वेट होगा उसका कैसे क्या करना है। मान लीजिए हमको ICF निकालना है, किसी का ICF निकालना है, तो ICF हमारा 70% होता है। ठीक है, और वेट और अपना बॉडी के जो टोटल अपना वो होता है वो कितना होता है, 60 से 65 मैंने अभी बताया। 100 का उसमें भाग कर लो, जो इसका निकल के आएगा वो लगभग करीब अपना आ जाएगा 40 क्या बोलते हैं उसे 40 लीटर के समथिंग जो भी आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और कंपार्टमेंट मैंने आपने बता दी 2 कंपार्टमेंट बच जाता है, एक एक्स्ट्रा और एक अपना इंट्रा। ठीक है, अब इसमें भी अभी मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ICF के अंदर अपना पोटेशियम इम्पोर्टेंट है और ECF के अंदर अपना सोडियम इम्पोर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, जब भी अपने 2 डिफॉर्मेटीज, एक अपनी हार्ट की और एक अपने ब्रेन की, जब भी सबसे ज़्यादा होता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को जिनको नोट किया जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम और अपना सोडियम। ठीक है, ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन एक्सेसिव वोमिटिंग हेमरेज लीड टू। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, एक पेशेंट है और जिसको एक्सेसिव वोमिटिंग भी हो रही है एंड हेमरेज भी हो रहा है, तो लीड टू। अब जब आपको पता है कि ये हमारा बॉडी है और बॉडी के अंदर से फ्लूइड जा रहा है, और वो भी कैसा जा रहा है, एक्सेसिव जा रहा है। ठीक है, और हेमरेज हो रहा है, इसके साथ साथ हमारा ब्लड भी है। भाई वोमिटिंग है, फ्लूइड तो है ही, और इसके साथ साथ हमारा ब्लड भी है। जब ये दोनों ही जाएंगे बॉडी से अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको। ठीक है गाइज, तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है गाइज, थोड़ा देखते हैं इसका राइट आंसर। ठीक है गाइज, तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर डालें। ठीक है, तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। क्या पेशेंट हाइपोवोलेमिया करेगा, या पेशेंट हाइपरवोलेमिया, या ओवर फ्लूइड लोड, या ईडिमा। ठीक है गाइज, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया। अब पेशेंट यहाँ पे जैसे गाइज मान लीजिए जैसे 3 ऑप्शन है, हाइपरवोलेमिया हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है और इडीमा हो रहा है। तो ये तो एक्सेसिव फ्लूइड के कारण ही हो रहा है। भाई मान लो हाइपरवोलेमिया होगा और ये फ्लूइड ओवरलोड होगा, तो फ्लूइड जब भी ओवरलोड होगा तो हमारे ज़्यादातर अपन जो देखता है पल्मोनरी इडीमा ही देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड की कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हार्ट की कैपेसिटी को भी, अपने हार्ट को भी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और इडीमा होगा तो ये तो सेल्स के क्या इंटरस्टिशियल के अंदर अपना जो है फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब और जब हमारा एक्सेसिव वोमिटिंग और हेमरेज दोनों हो रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड भी लॉस हो रहा है और ब्लड भी लॉस हो रहा है। जब ये दोनों ही बॉडी के अंदर लॉस होंगे तो पेशेंट को हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा, और हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, और जो हाइपोवोलेमिया होगा, तो मैं जब भी ध्यान रखना, हाइपोवोलेमिया जब भी पेशेंट को होगा, मान लीजिए पेशेंट को हाइपोवोलेमिया या अपना हाइपोवोलेमिक अपन जिसे शॉक भी बोलते हैं, शॉक में जब भी होगा, नॉर्मल अगर शॉक होगा तो बीपी कम और अपनी पल्स इंक्रीज होगी, ये तो होगा एक नॉर्मल। अगर अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी कोई इंजरी हुई हो और जो अपने स्पाइनल कोड से रिलेटेड हो, स्पाइनल कोड या ब्रेन अपने इससे कोई भी कोरिलेटेड अपनी वो हो, तो उसमें हमेशा हाइपोटेंशन के साथ साथ पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलेगा, ना कि टेकीकार्डिया होगा। ये चीज़ आप हमेशा डिनोट अपने माइंड में रखना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्लियर? नेक्स्ट बातें करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, एक्सप्लेन में आपके सामने है। अगर आप देखना चाहो तो हाइपोवोलियम फ्लूइड वॉल्यूम डेपेसिटी एंड नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस और डिहाइड्रेशन मीन्स
अब नॉर्मल डिक्रीज इन द वॉल्यूम सर्कुलेट ब्लड और ईसीएफ, अभी आपको यही बताया गया था पूरा। इट मे कॉज्ड बाय वोमिटिंग, डायरिया, बर्न, एक्सेसिव, भाई मान लीजिए जैसे कोई कॉज हो सकता है जैसे वोमिटिंग, तो उसमें भी हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है, डायरिया उसमें भी हमारा फ्लूइड लॉस होगा, बर्न है इसमें भी हमारा फ्लूइड लॉस होगा, जब तीनों में फ्लूइड लॉस होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ, अगर हम डायरेटिक टैबलेट लेते हैं तो उससे भी हमारा फ्लूइड लॉस होता है, हेमरेज के दौरान तो होता ही। ठीक है गाइज, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन स्किन टारगेट टेस्ट यूज्ड असेस, अभी ये क्वेश्चन SGPGI में आया था, SGPGI में आया था फर्स्ट पारी में। कौन सी में आया था? फर्स्ट पारी में आया था कि आपको स्किन टारगेट टेस्ट जो करते हो वो किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो आप जो इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो एक मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में सभी जरूर, ओके गाइज, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी फ्रेंड्स जरूर डालें। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, क्या हाइड्रेशन स्टेटस या फिर लेवल ऑफ पेन या कॉन्शियस या इन्फेक्शन। ठीक है, तो स्किन ट्रिगर थोड़ा सा मैं आप बता देता हूँ कैसे करते हैं। जो हमारी स्किन होती है, स्किन होती है ज़्यादातर अब्डोमेन वाली जो स्किन होती है, जो अपना अब्डोमेन होता है, अब अब्डोमेन जो अपना होता है उसकी जो स्किन होती है, उसकी स्किन को, ठीक है, उसकी स्किन को अपन पिंच करते हैं। पिंच का मतलब उसको स्किन जैसे करके देखते हैं, तो वहाँ पर अपनी जो लेयर्स है अब्डोमेन की, जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल मतलब लेयर्स बन जाती, 4-5 और भी ज़्यादा लेयर्स ऐसी इस तरह मतलब इकट्ठी हो जाएंगी लेयर्स। ठीक है, और जब ऐसे पकड़ देखो बिल्कुल लिथार्जी टाइप सा, जो लिथार जैसे मतलब बुढ़ापे में जो अपनी ओल्ड एज में वो स्किन जो लटकती है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। बोले तो हाइड्रेशन स्टेटस चेक करेंगे कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की कितनी कमी हो गई है। ठीक है, ओके गाइज, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गया, अभी यहाँ बात की थी और वही उससे ही रिलेटेड अपना एक और क्वेश्चन निकल के आया है कि अपना विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट साइन, यहाँ फर्स्ट साइन पूछा है, ये ध्यान रखना, साइन, ये ध्यान रखना फर्स्ट साइन क्या है, लेट साइन क्या है, जो आप पूछा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि फर्स्ट साइन अपना क्या है, लेट साइन क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट सी अपनी रखती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है थोड़ा सा, ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में सभी जरूर डालें। ठीक है, तो क्या पेशेंट को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को क्या, पेशेंट को टेकिकार्डिया होगा या पुअर स्किन टर्गर होगा या रेस्टलेस न होगा या थ्रस्ट एंड डार्क कलर यूरिन होगा। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर सभी फ्रेंड्स जरूर डालें। ठीक है, अब जब भी ध्यान रखना बॉडी के अंदर से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, और जब डिहाइड्रेशन होगा तो बॉडी फ्लूइड कम होगा, और जब बॉडी फ्लूइड कम होगा तो पेशेंट में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब भी आप कभी देखा अपन को वॉमिटिंग हो गया या दस्त हो गया कुछ वजह है, तो अपन को प्यास ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और ऐसा मन करता है कि बार बार पानी पीते रहो। ठीक है, बार बार पानी का इनहेल करते रहो, तो वो आपको ये अपना फर्स्ट साइन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट साइन होगा वो ऑप्शन डी होगा, थ्रस्ट एंड डार्क कलर यूरिन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो आपको पता ओलिग्रा कोज करेगा, और ओलिग्रा कोज करेगा तो पेशेंट का यूरिन भी कम आउटपुट होगा, जब यूरिन आउटपुट कम होगा तो कलर तो चेंज होगा ही, तो डार्क कलर यूरिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, पढ़िए और आंसर दीजिए।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग in which of the following condition the client will have flaccid dry skin, ठीक है, in which of the following condition the client will have flaccid dry skin, ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर आप सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें, ठीक है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और देखो पूछ क्या रहा है। ऑप्शन में आपके सामने पूछा है फ्लूसिड ड्राई स्किन, ठीक है। जो फ्लूसिड ड्राई स्किन होगा वो आपको किस में देखने को मिलेगी, ठीक है, और वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट किसमें हो क्या रहा है, पहली बात तो इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका ड्राई स्किन का मतलब होता है शुष्क त्वचा, बोले तो सूखी सूखी रूखी त्वचा होगी। अब वो कब होती है, क्या होगा पेशेंट के अंदर, क्या क्या होगा ऐसा कि जब अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें। और थोड़ी सी बातें करते हैं, क्या पेशेंट की ईडीमा होगा, तो ईडीमा में तो कभी भी ड्राई स्किन नहीं होता, क्योंकि ईडीमा तो ऑलरेडी होगा। तो पेशेंट को कूलनेस होगी, और क्या बोलते हैं ईडीमा हो रहा है, कूलनेस होगा, और पेशेंट ऑलरेडी उसमें चमक होगी, तो ड्राई तो लगता ही नहीं, तो ये ऑप्शन हट ही जाएगा। शोक में पेशेंट क्या होगा, तो शोक में पेशेंट कूल एंड वार्म भी हो सकता है पेशेंट, लेकिन क्या बोलते हैं उसे ड्राई नहीं होगा। डिहाइड्रेशन में होगा या हाइपरबोलिया में होगा, तो पेशेंट हाइपरबोलिया में भी ड्राई स्किन नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, बोले तो डिहाइड्रेशन, ठीक है गाइज, क्या होगा डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में होता क्या है, हाइपर क्या हो जाता है, हाइपर ओस्मोलोरी, क्या होगा हाइपर ओस्मोलोरी डिहाइड्रेट कैरेक्टराइज बाय, इसमें क्या होगा ड्राई स्किन, स्टिक म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्लूसिड एंड ड्राई स्किन, हाइपरथेरेमिया भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, कन्वर्जन एंड कोमा भी कोज कर सकता है, ठीक है। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है आपके सामने थोड़ा सा। हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ड्राई स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्लूसिड स्किन, हाइपरथेरेमिया कोज कर सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, कन्वर्जन एंड कोमा भी हो सकता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड बैलेंस इज बेस्ट मॉनिटर्ड, आप उनको यहाँ पे फ्लूइड बैलेंस करना है, ठीक है। तो फ्लूइड बैलेंस के लिए जो बेस्ट होगा इसमें के वो क्या होगा, ठीक है, आप बताइए इसमें के बेस्ट क्या होगा। क्या डेली वेट करोगे, उसका स्किन ट्रैगर करोगे, कैपिलरी रिफिल टाइम देखोगे, या इनटेक एंड आउटपुट देखोगे, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो सभी कमेंट बॉक्स पर सभी फ्रेंड जरूर डालें, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, बोले तो फ्लूइड इनटेक। ये देख लीजिए, ये बॉडी है, ये अपना शरीर है, बॉडी है, और इसके अंदर आपने 2 लीटर पानी पिया, कितना लिया 2 लीटर, तो हम ये नोट भी होना चाहिए कि मैंने इसको दिया कितना है 2 लीटर, तो बॉडी से एक्सीक्रेट कितना होना चाहिए कि जो पेशेंट को समस्याएं क्रिएट नहीं करे, और बॉडी के जो और बॉडी के ऑल ऑर्गन्स हैं वो भी अपने नॉर्मल कंडीशंस में भरे रहें, ठीक है। तो उसके लिए डेली वेट नहीं होगा, इसके लिए जो बेस्ट होगा, बेस्ट के लिए पूछा है यहाँ पे करने को, हम डेली वेट भी आंसर होता है, लेकिन यहाँ बेस्ट मॉनिटर्ड के लिए बोला है, तो हमारा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनटेक एंड आउटपुट होगा, ठीक है गाइज, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवियर जनरलाइज ईडिमा इज कॉल्ड ऑन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को एक बार 2 बार रीड जरूर किया करो, एक बार नहीं, क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से, ज्ञान से ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, इसलिए आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छा है, 1 मिनट मिलती है, 1 मिनट मान लो 55 सेकेंड 50 सेकेंड मिलेंगी, तो उसमें इतना मौका होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीवियर बहुत ज़्यादा हो रहा है और जर्नल भी हो रहा है, ईडिमा इज कॉल्ड, तो वो किस में देखने को मिलेगा, सीवियर जनरलाइज ईडिमा है तो वो पेशेंट में किस में देखने को मिलेगा, क्या वो पेशेंट में मैक्सोडीमा या पिटिंग ईडिमा या एनएसआर का या डिपेंडेंट एनीमा, ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में सभी फ्रेंड्स जरूर डालें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जनरलाइज ईडिमा के बारे में बात की है। पिटिंग ईडिमा है, जो पिटिंग ईडिमा होता है वो लोकल पे होता है, किस पे होगा, लोकल एरियाज पर। पिटिंग ईडिमा क्या होगा, लोकल एरियाज पे होगा। पिटिंग ईडिमा लोकल एरिया, पिटिंग ईडिमा हमारा लोकल एरियाज पर हो गया। और मिक्सोइडीमा है जो ये हाइपोथेरेमिया में हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगा। और डिपेंडेंट एडीमा है जो डिपेंडेंट एडीमा होगा। और जो यहाँ पर पूछा ये गया है कि सीवियर जनरलाइज एडीमा जो कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमारा एनएसआर का होगा। ठीक है, कहाँ होगा, एनएसआर का। ठीक है, जनरलाइज एडीमा कोज करता है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। ठीक है, वेन प्लाज्मा एंटर द टिश्यू इट इज कॉल्ड। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि वेन प्लाज्मा एंटर किस में करेगा, टिश्यू में। और जब टिश्यू के अंदर प्लाज्मा करेगा तो वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें। क्या वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा या ब्लड, लिम्फ, कैपिलरी। तो कैपिलरी तो हम अपने नेल्स को दबा के करते हैं, आप नेल्स को दबाइए और देखिए वो कितनी देर में अपना दोबारा रिप्लिकेट कर जाता है। देखिए मान लीजिए जैसे नेल्स हैं, सभी नेल्स दबाइए अभी और अपने नेल्स को दबाओ और छोड़ो कि वो दोबारा रेड कितने टाइम हो गया, तो वो हमारा हो गया कैपिलरी टाइम। लिम्फ और ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है गाइज, और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैंने फर्स्ट में ही आपको अच्छे से बताया था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो क्या होगा, ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और एक्स्ट्रा सेलुलर है जो हमारा प्लाज्मा एंटर द टिश्यू। ठीक है, प्लाज्मा निकलेगा और वो टिश्यू के अंदर चला जाएगा तो वो वहाँ पे क्या, ईडीमा कोज करेगा। क्या कोज करेगा, ईडीमा। और जब ईडी होगा तो कहाँ पे देखने को मिला, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा आपके सामने है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड इज द फ्लूइड बिटवीन सेल्स और टिश्यू के अंदर हो रहा है। लिम्फ इज द नेम गिवन टू टिश्यू फ्लूइड दैट एंटर लिम्फ कैपिलरी एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल्स टू प्लाज्मा। ठीक है गाइज, क्या हो रहा है, विच सॉल्यूशन कॉज वाटर शिफ्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, फ्रॉम सेल्स से प्लाज्मा में। और सेल्स में प्लाज्मा में होगा तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो क्या कहलाएगा। ठीक है, क्या वो एल्कलाइन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट की बात की है तो एल्कलाइन का तो कोई रोल नहीं, और आइसोटोनिक होता है तो इसमें सेल्स कोई चेंजेस नहीं होता है। ये नॉर्मल हमारे बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी ऑर्गन्स को या से ये नॉर्मल रेंजेस होता है। और इसमें हमारा जो आइसोटोनिक होते हैं जैसे आरएल होता है, एनएस होता है। ठीक है, 0.9% वाला जी होते हैं ये सब। ठीक है, आइसोटोनिक बताएं। हाइपोटोनिक होगा जो फ्लूइड हमारा हाइपोटोनिक है, ये हमारा 4-5% होता है, बोले तो 45% हमारा हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है। और नेक्स्ट आता है अपना हाइपरटोनिक हमारा हाइपरटोनिक होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बोले तो हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक होता क्या है, हाइपरटोनिक कौन सा होता है, ये होता है मैनिटोल। ठीक है, क्या होगा, मैनिटोल। और मैनिटोल हम किस में भी काम करते हैं, तो आईसीपी वाले में मरीज में भी काम करते हैं क्योंकि उसके प्रेशर को कम करता है। ठीक है, और ये शिफ्ट की यहाँ पर जो बात की है वो सेल से जो प्लाज्मा होगा वो हाइपरटोनिक होगा। और हाइपरटोनिक में सेल से हमारी जो क्या हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है, श्रिंकिंग। ठीक है, और हाइपोटोनिक में हमारा क्या हो जाता है, इडीमा हो जाता है, पेशेंट को क्या हो जाता है, इडीमा। ठीक है गाइज, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन हैव ए ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका प्रेशर है जो ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ सेल और बॉडी फ्लूइड्स। क्या है उसके अकॉर्डिंग, जब ज़्यादा फ्लूइड होगा
तो उसे ओवर कर जाएगा, और ओवर करेगा तो शिफ्ट तो होगा ही, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम सेल्स टू प्लाज्मा, दिस इंड्यूस प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मतलब प्लाज्मा को तोड़ेगा उसमें श्रिंकिंग और डिक्रीजिंग और साइटोप्लाज्म इन लिविंग सेल्स कोज्ड बाय लॉस ऑफ वाटर एंड बाय ऑस्मोसिस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड ओवरलोड इन पेशेंट में कॉज। अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, ओवरलोड फ्लूइड हो जाएगा, तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या एंजीना कोज करेंगे हम, या पेरिफेरल, या पल्मोनरी इडीमा, या सेरिब्रल इडीमा। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी बॉडी फ्लूइड ओवरलोड होगा तो एंजियो इडीमा नहीं करेगा, हटा दीजिए। पेरिफेरल इडीमा, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, पेरिफेरल होता है दूर वाले हमारे एरिया, जैसे मान लीजिए अपने नेल्स का एरिया है, नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज वाला ये हैं अपने, जो मतलब दूर वाले एरियाज को हम पेरिफेरल इडीमा को बोलते हैं। और एक है हमारे पास सेरिब्रल इडीमा, बोले तो अपने ब्रेन से रिलेटेड हो गया। क्या फ्लूइड ओवरलोड होगा, क्या पेशेंट को सेरिब्रल इडीमा कोज करेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल अलग हैं और सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, बोले तो पल्मोनरी इडीमा। अब जो पल्मोनरी इडीमा होगा तो पेशेंट को डिस्निया भी कोज होगा, और डिस्निया कोज होगा तो पेशेंट को एसओबी शॉर्टनेस ब्रीथिंग भी होगी, ठीक है। समझ आएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बात देख लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। फ्लूइड ओवरलोड और ओवर हाइड्रेशन मीन्स एक्सेसिव फ्लूइड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा एक्सेसिव फ्लूइड हो गया। अब इट करेक्टराइज बाय वेट गेन भी होगा। जब भाई बॉडी के अंदर फ्लूइड जाएगा तो वेट गेन होना ही है, असाइटिस भी होगा पेशेंट को, पहले पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा भी होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, फ्लूइड एंटर ईयर स्पेस इन द लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर होगा, लंग्स की जो स्पेस है उसके अंदर प्लूराई फ्यूजन, बोले तो हमारे जो प्लूराई फ्यूजन पानी पड़ जाता है, ठीक है। कोज, अब जब ये इतने सिम्टम देखने को मिलेंगे तो पेशेंट में डिस्निया कोज होगा, पेरिफेरल पिटिंग एडिमा भी हो सकता है पेशेंट को, डिस्निया इंक्रीज बाउंडिंग पल्सेस होगी, सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड बीपी, और पेशेंट CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा इज बेस्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड होगा। जो पेशेंट को अगर जब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड होगा, दो चीज होंगी मोस्ट कॉमन है, जो एक तो पेशेंट को CHF होने के फुल चांस होते हैं, और एक पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होने के फुल चांस है, ठीक है गाइस। आगे होगा अच्छे से समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, और इसका राइट आंसर सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालें। चाइल्ड इज ऑन IV फ्लूइड थेरेपी, एक चाइल्ड है वो IV फ्लूइड थेरेपी है, विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड। अगर एक बच्चा है और उसको IV फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं और उसमें फ्लूइड ओवरलोड हो गया, तो पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताया गया था, और ये भी कहा था कि बॉडी के अंदर चाहे वो देखो बच्चा हो या बड़े हो, बॉडी फ्लूइड ओवरलोड तो सभी के अंदर हो सकता है, ऐसा नहीं बच्चों के अंदर नहीं होगा या ओल्ड एज में नहीं होगा, सभी के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब जो वो होगा, तो वो बच्चों में अगर ओवरलोड हो गया है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा। क्या पेशेंट में वर्निंग डिस्निया होगा, या फीवर होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, सन की आइज़ होगा। तो देखिए ये सन की आइज़ है, जो हाइड्रेशन की वजह से बोले तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड कम हो जाता है, और ये अपन को किस में देखने को, डायरिया में देखने को मिलेगा। नोजिया वोमिटिंग भी पेशेंट को होगा, मान लीजिए नोजिया वोमिटिंग अगर कोई पेशेंट कर रहा है तो भी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होती है। तो इसे यहाँ तो फ्लूइड ओवरलोड की बात हो रही है, ना कि कम की बातें हो रही। और जब फीवर बॉडी के अंदर होता है तो फ्लूइड वहाँ पे भी हमें वहाँ पानी की ज़रूरत होती है, और जब भी फीवर होता है तो हाइड्रेटेड रेट बढ़ जाती है। बोले तो जितना पानी दोगे, पानी तो ऑलरेडी पेशेंट फीवर में पानी ज़्यादा नीडेड हो जाए कि उस टाइम फ्लूइड को कांटेक्ट नहीं करते, जबकि फ्लूइड को देना चाहिए उसको, तो क्योंकि फीवर में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, वर्निक्स डिस्निया, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि पेशेंट के अंदर ओवरलोड फ्लूइड हो गया है, ठीक है,
और पेशेंट को दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए थे, एक पल्मोनरी ईडीमा होगा और CHF। जब पल्मोनरी ईडीमा होगा तो डेफिनेटली सी बात है पेशेंट को डिस्निया देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैज फ्लूड, ए चाइल्ड हैज a child has fluid volume deficit. The nurse from performing assessment in determining that the child is improving and deficit of resolving। ठीक है, एक बच्चा है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिटी है, द नर्स परफॉर्म असेसमेंट करे, डिटरमाइन द चाइल्ड इज इम्प्रूविंग एंड डिफेक्ट टू रिजॉल्विंग इफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालें। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, द चाइल्ड हैज़ ए नोट ईयर्स, या कैपरे डिफ्लेक्ट टाइम, या यूरिन आउटपुट लेस देन 1 ml पर हार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या होगा? सभी कमेंट बॉक्स में सभी फ्रेंड जरूर डालें। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। बोले तो कैपिलरी रिफ्लेक्ट टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें जैसे कि भी मान लो द चाइल्ड हैज़ ए नोट ईयर। अब ये नोट ईयर आपको किस में देखने को मिलता है? ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, रुकिए। देखिए, नॉर्मल कैपिलरी रिफ्लेक्ट टाइम मैंने अभी आपको बताया था, CRT इज यूजुअली लेस देन 2 सेकेंड। अगर प्रोलॉन्ग CRT हो रहा है इज द साइन ऑफ शॉक एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हमको सबसे उसके ज़्यादा भाई वहाँ पे ये तो देखने को मिल रहा है पेशेंट को। ठीक है, तो आप उसकी है जो उसकी कैपिलरी रिफ्लेक्ट टाइम को नोट करो। देखो कि हमने पिंच किया, नेल्स को पिंच किया, और देखते हैं कि वापस वो कितनी देर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों में 2 सेकेंड से लेस देन होता है, जबकि अडल्ट की अगर बात करें तो 3 या 4 काउंट कर लेते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर प्रोलॉन्ग CRT, अगर ज़्यादा CRT हो रहा, मान लो 2 सेकेंड में नहीं है और मोर देन हो रहा है, तो आप पेशेंट को समझ लीजिए पेशेंट को शॉक और डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट ऑप्शन सी ऑल और अदर ऑप्शन इंडिकेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिटी कोज कर रहा है। इसको छोड़कर, सी को छोड़कर सभी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिटी कोज कर रहे हैं। ठीक है गाइज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का सबसे शानदार क्वेश्चन ये सभी, लेकिन एबीजी आज मैं आप लोगों को इस तरह बताऊंगा, शायद मुझे नहीं लगता कि एबीजी को आप दोबारा कभी भूल पाओगे। ठीक है गाइज, तो एबीजी आप चाहे तो आप आपके नोट्स बुक में डिनोट कर लेना या कुछ भी। आज मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा एबीजी के रिलेटेड ही, कि आप एबीजी के क्वेश्चन तो गलती नहीं कर पाओगे। कंपनसेट कैसे होगा, कंपनसेट पेशेंट कब कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आज बिल्कुल डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, कि ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। ठीक है, आप एक एबीजी का असेसमेंट करोगे, पहले तो एबीजी आपको निकालना है, और एबीजी का एनालिसिस करने के लिए आप सैंपल कहाँ से लेंगे? आरटी से, वेन, कैपिलरी, या एनी साइड, कोई भी साइड से ले सकते हो। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? आरटी से लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी एबीजी का जो सैंपल लोगे वो आपको आरटी से ही लेना है। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करोगे फ्रॉम, आप कहाँ कहाँ से सैंपल ले सकते हैं? जैसे आप रेडियल से ले सकते हो। ठीक है, रेडियल ले सकते हो, आप ब्रेकियल ले सकते हो, आप फीमोरल ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ मोस्ट साइट हैं जो आप क्या बोलते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए आरटीज का सैंपल ले सकते हो। और कितना लेते हैं देखिए, थोड़ा मैं आज बता देता हूँ कितना लेते हैं। तो 2 ml लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे? 2 ml। और कैसी सिरिंज में लेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह की सिरिंज में लेंगे। ठीक है, तो वो सिरिंज जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? हेपेरिन वाली होनी चाहिए। कौन सी? हेपेराइज्ड या हेपेराइज। ठीक है,
हेपराइज होगी। और इस प्रोसेसिंग जो आप करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक होता है एलन टेस्ट। क्या होता है, एलन टेस्ट। ये जो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, मान लेना ये सारी चीज़ें एबीजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि आपको वही कराया जा रहा है, ठीक है। और एलन टेस्ट का करते क्यों है, इसका करते हैं कि बिफोर सैंपल कलेक्ट फ्रॉम रेडियल आरटी सैंपल लेने के लिए पहले आपको जो बिफोर सैंपल कलेक्ट करना है फ्रॉम रेडियल आरटी, तो उससे पहले अपन को परफॉर्म करना है एलन टेस्ट। अब एलन टेस्ट में करते क्या है, तो इसमें डिटरमाइन करना होता है किसको, एक तो होता है अपना होता है कोलोटेरियल, ठीक है गाइज। यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसमें दो करते हैं, एक करते हैं कोलोरेक्टर सर्कुलेशन देखते हैं इन हैंड एंड एडिक्यूसी फॉर द अल्नर आरटी। आप जब भी यहाँ पर करते हैं एडिक्यूसी के अकॉर्डिंग इसका रेडियल आरटी और जब ये है अल्नर आरटी, इसमें अपन को देखना होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अपन को एक पिंकेस करना होता है, एक पिंकेस ऑफ द हैंड बोले तो वो कैसे करते हैं, जब भी आप रेडियल आरटी को यहाँ से मैंने यहाँ बताया रेडियल है, ब्रेकियल है, फीमोरल है, आपको जब भी लोगे तो उस जो साइट है उस साइट को 6 से और 7 सेकेंड, ये एनक्लेक्स बुक के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक बुक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अदरवाइज ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जो 6 से 7 सेकेंड 6 से 7 सेकेंड आपको उसको पिंच करना है। बेच मान लिया आपने इसको दबाया, ऐसे यहाँ से दबाया और छोड़ दिया, तो वापिस से जो आपने यहाँ से जब सैंपल ले रहे हो, सैंपल लेने से पहले आपको पिंच, आपने उसको दबाया रेडियल आरटी को और दबा के उसे छोड़ दो। अगर वो 6 से 7 सेकेंड के अंदर पिंक हो रही है, क्या हो रही है, पिंक, अगर वो 6 से 7 सेकेंड के अंदर अगर वो पिंक हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि एलन टेस्ट हमारा पॉजिटिव है और हम सैंपल कर सकते हैं। क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पेशेंट का हम सैंपल इजीली ले सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव टेस्ट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपने ये टेस्ट करा और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप पेशेंट का सैंपल नहीं लोगे गाइस, आप पेशेंट का सैंपल नहीं लोगे, आप पेशेंट का सैंपल नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए हम एलन टेस्ट पहले करते हैं और इसे एलन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है जो क्या ध्यान रखनी है, तो इसमें ओनली फॉर 3 चीज़ों को आपको नोट करके रखना है। इसमें 3 चीज़ें जिसने भी आज सीख ली तो ये समझ लो उसका कभी भी एबीजी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट होता है अपना पीएच, PCO2 और SC3O। मानने को तो इसमें एक और होने को SPO2 भी होता है अपना, और O2 है, PO2 भी होता है, बोले तो पार्शियल ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन अपना। लेकिन एक बात है, ये 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन है, ये तो आप उससे कोरिलेट करें, लेकिन एबीजी अपन को सबसे ज़्यादा यहाँ से वो करना है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है, एक आपको पीएच देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, पीएच देखना है पेशेंट का, कि पीएच, सॉरी एक मिनट, पीएच, तो पीएच नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल अपना होगा 7.35 टू 4, ठीक है, 7 पॉइंट है ये 7.45, ठीक है, ये होगा। PCO2 की बात करें, PCO2 अपना हो रहा है 35 से 45, ठीक है, MOF-SG हो गई, MOF-SG। और एक होता है अपना SCO3, मैंने आपको SCO3 बताया, तो वो 22 से, और अपना किसी बुक में 27 भी है, 28 भी है, वैसे तो एनक्लेक्स में 28 दे रखा है, लेकिन 27-28 बिल्कुल ये नॉर्मली माने जाते हैं, ठीक है। अब आपने ये चीज़ यहाँ तक नोट कर ली है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपको एबीजी एनालिसिस करनी है तो उसमें इन्हीं तीनों चीज़ों से ही पेशेंट की एबीजी आपके सामने हो जाएगी। पेशेंट क्या बोलते हैं उसे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कब होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा,
और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पेशेंट को कब होगा, और कंपनसेट कम अनकम्पनसेट कैसे होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन का कोडिंग और करेंगे ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए द आरटी ब्लड एबीजी आपने किया है, एनालिसिस रिपोर्ट है, डिक्रीज बाय कार्बोनेट लेवल एंड पीएच वॉल्यूम डी नॉट। ठीक है, यहाँ आपको पेशेंट को क्या हो रहा है कि जो बाइकार्बोनेट है बोले तो SCO3 वो लेवल है जो कम हो रहा है, एंड पीएच वॉल्यूम है वो भी उसकी कम। अगर ये दोनों चीज़ें कम होती हैं तो पेशेंट को क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना गाइस, जब पेशेंट का कभी भी, जब पेशेंट का, ये नोट कर लो चाहे अच्छे से जो भी हो, जब पेशेंट का कभी भी एनालिसिस आप करते हो तो मैंने आपको अभी बताया था पीएच, PCO2 और SC3O। ठीक है, बाइकार्बोनेट और ये अपना पीएच। यहाँ बात करिए बाइकार्बोनेट अपना, एक तो ये कार्बोनेट और एक हो गया अपना पीएच। अब ये दोनों ही कम हो रहे हैं, दोनों ही क्या है, दोनों ही कम है। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना, जब भी दोनों कम होंगे, जब भी दोनों कम होंगे पीएच और पीसीओ होगा, तो पेशेंट को हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि जब पेशेंट का, एक मिनट, ये देखिए, हाँ ठीक है, ये है रेस्पिरेटरी, एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, एसिडोसिस का ही मतलब आप लगा लीजिए एसिड है, एसिडोसिस हो रहा है तो मतलब पीएच हमारा 7.35 से कम जा रहा है, क्या जा रहा है, कम। तो एक बात ध्यान रखना, जब पीएच कम और PCO2 ज़्यादा, ठीक है, तो पेशेंट को हमेशा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्या होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ठीक है, समझ आ गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट बातें करते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, जब पेशेंट को पीएच ज़्यादा और PCO2 कम, तो पेशेंट को हमेशा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ये आप चीज़ लिख लो, नोट कर लो, कुछ भी कर लो। आज जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ईजी और सीधा बता रहा हूँ, ये चीज़ कर लो। आज ही आप आपके क्वेश्चंस आंसर सब निकालना स्टार्ट कर दोगे कि भाई हाँ भाई ऐसे ऐसे होंगे सारे। ठीक है, ये तो हो गई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस की बात। अब नेक्स्ट बातें करते हैं, जब पेशेंट का पीएच और SCO3 ये दोनों ही कम हो, तो पेशेंट को हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब नेक्स्ट बात, अगर पीएच ज़्यादा हो और SCO3 भी ज़्यादा हो, दोनों ही चीज़ें अगर ज़्यादा हो रही हैं, तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। ठीक है, क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। ठीक है गाइस, मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई, इतने धीरे और इजी से आपको बताया जा रहा है। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी हो, कुछ हो, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, आपको दोबारा इसके लिए अवगत कराया जाएगा, क्लियर किए जाएंगे आपके डाउट। ठीक है गाइज, नेक्स्ट इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। यहाँ तक सभी को मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। जब भी पेशेंट को, नोट कर लेने चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए जब भी पेशेंट को डायरिया हो रहा हो, क्या हो रहा हो, डायरिया पेशेंट को हो रहा हो, तो पेशेंट को क्या होगा, तो पेशेंट को ध्यान रखना मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करेगा। हमेशा ध्यान रख लेना, हमेशा जिंदगी में जब भी कहीं आओ भाई ऐसा क्वेश्चन आया डायरिया पेशेंट को हो रहा है, ये ऐसे करके आया, तो आप बिगर आँख नीचे
मेटाबॉलिक एसिडोसिस लगा दो। नेक्स्ट एक चीज़ और ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, वोमिटिंग अगर पेशेंट को हो रहा है तो आंखें बंद करके लगा दो, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही होगा पेशेंट को। क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही पेशेंट को होगा। ठीक है गाइज, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपकी सारी चीज़ें और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ रह गई है, वो भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इंडिकेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब गाइस मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बातें की जाएंगी और इसका आंसर आप सब दोगे और वो भी करेक्ट दोगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको अभी चीज़ें अच्छे से क्लियर करा दी हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट ऑन डायरेटिक थेरेपी। एक पेशेंट है वो डायरेटिक थेरेपी पे है। द नर्स वुड मॉनिटर द पेशेंट फॉर विच एसिड बेस डिसऑर्डर क्या होगा। ठीक है गाइज, एसिड बेस डिसऑर्डर क्या देखने को मिलेगा पेशेंट को। क्या पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, या पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गाइज। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन सी, पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे होगा, तो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं और अभी डिस्कस करते हैं। देखिए को जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात की रही, एक्सेसिस। अब एल्कलोसिस जहाँ लग गया तो पता है आपको कि पीएच लेवल ज़्यादा है और अपना SCO3 है वो भी ज़्यादा है, ये तो बात क्लियर हो गई। और यूज ऑफ डायरेटिक, आप डायरेटिक पे हो ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब भी हम डायरेटिक थेरेपी लेते हैं तो हमारा यूरिन के साथ साथ हमारा पोटेशियम आयन, H आयन और ये भी लॉस होते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड। परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वोमिटिंग एंड नॉर्सेड 200 गैस्ट्रिक सक्शनिंग और लवाज ड्यू टू लॉस ऑफ HCl, और हाइपर एल्डोस्टेरोनिंग ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड लॉस ऑफ H आयन, और मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ओवर यूज ऑफ एंटासिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम इन चीज़ों को यूज करते हैं तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कोज होगा। ठीक है, जिसका राइट आंसर था वो ऑप्शन सी था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और एक बात, जब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा तो वहाँ पीएच भी ज़्यादा और SCO3 भी ज़्यादा। अब SCO3 भी ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन का होगा। और गाइज जब आपको स्पेशल टॉपिक ABG और पढ़ाया जाएगा बीच में, और उसके ऊपर भी आपको और अच्छे से ये और जो छोटे मोटे डाउट हैं वो भी आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, द पेशेंट इन द पेशेंट इन द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी वार्ड, कहाँ है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी वार्ड इन nasogastric tube with continuous low pressure suctioning, the acid base balance disorder you anticipate in this sittings is। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया था कि भाई अगर पेशेंट कोई एक्सेसिव वोमिटिंग कर रहा हो या हम उसको कोई गैस्ट्रिक लवाज या पेशेंट सक्शनिंग करा रहे हो तो उसमें उसके लॉस होंगे HCl आयन। ठीक है, और जब HCl का लॉस होगा तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, क्या पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, यहाँ बात की है नेजोगेस्टिक की, तो रेस्पिरेटरी वाले तो दोनों हटाई दीजिए आप, रेस्पिरेटरी वाले की तो कोई बात ही नहीं बचती। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करते हैं, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जब पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा हो या गैस्ट्रिक लवाज करा रहे हो तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, तो पेशेंट को हमेशा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही देखने को मिलेगा।
इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है गाइज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following condition would a nurse recognizing a contributing to the development of respiratory acidosis? अब यहाँ पर बताया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपको किस में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या पेशेंट को इम्पाइस्मिया होगा, क्या पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन होगा, या डायरिया होगा, या एनक्लासिस होगा। तो देखो डायरिया की तो बात होती नहीं है, डायरिया में तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस पेशेंट को। ठीक है, तो डायरिया तो आप हटा ही दीजिए, डायरिया तो हटा ही दीजिए, डायरिया का तो कोई रोल ही नहीं है, डायरिया को हटा दूं, डायरिया का कोई रोल नहीं है, क्योंकि डायरिया पेशेंट को कहाँ देखने को मिलेगा? पेशेंट को जब एसिडोसिस हो रहा हो। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन में पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन, जब हाइपो वेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन ये दो चीज़ें हैं, मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जब भी पेशेंट को हाइपो वेंटिलेशन होगा, क्या होगा? हाइपो वेंटिलेशन होगा, तो पेशेंट को हमेशा क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। पेशेंट को क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी तो पेशेंट को इम्पाइस्मिया देखने को मिलेगा। क्या होगा? यहाँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ था, और रेस्पिरेटरी और किस में मिलेगा? हाइपोवेंटिलेशन। और हाइपोवेंटिलेशन किस में देखने को मिलेगा? तो वो इम्पाइस्मिया में देखने को मिलेगा। किस में? इम्पाइस्मिया। और यहाँ हो रहा है पेशेंट, और ये बात है हाइपर वेंटिलेशन, तो हाइपर वेंटिलेशन में पेशेंट को एल्क्लोसिस होगा। एल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस बोले तो पीएच ज़्यादा और SCO3 सॉरी क्या बोलते हैं, पीएच ज़्यादा और अपना उसका PCO2 है जो उसका लेवल कम हो जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ कोई क्यूरीज क्लियर नहीं हो रही हो, तो उसको दोबारा से वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उनको राइट आंसर दिया जाएगा, और उनके कोई डाउट हैं जो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता, देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो अपना CO2। एसिड मीन्स एसिडोसिस कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट वेंटिलेट एंड सब्स्टिट्यूट रिटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइपो वेंटिलेशन ड्यू टू एनी डिफेक्ट इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर में कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लाइक जैसे COPD, ब्रोंकोटाइटिस, इम्पाइस्मिया, निमोनिया, अस्थमा, एटेलेक्टिस, हाइपोवेंटिलेशन, पल्मोनरी इडीमा, एम्बोलिज्म, CNS डिप्रेसेंट, सेडेट, ऑफोइड, एनेस्थेटिक। ये मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जो आपको सारा यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट शुड नॉट बी मिक्सड विद। आपने ये क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एक सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन है और आप उसको किस में मिक्स नहीं करोगे, किस में मिक्स नहीं करोगे। ठीक है गाइज, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन आपके सामने, क्या NS, डेक्सट्रोज, कैल्शियम ग्लूकोनेट, या RR रिंगर लैक्टेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी फ्रेंड्स जरूर डालें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? वो ऑप्शन सी होगा। इसको कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ कॉम्बिनेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, कैल्शियम should not be administered with sodium bicarbonate because it may be persistent sodium bicarbonate and calcium mixtures। ठीक है, वो persistent और सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम मिक्सचर्स कोज करेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, excessive exercise without rest result in accumulation of carbon dioxide and lactic acid and
दिस कोज फैटिगो इन मसल्स और दियर फोर नर्स एडवाइज पेशेंट टू। जब कोई पेशेंट है विदाउट एक्सरसाइज कर रहा है कंटिन्यू विदाउट रेस्ट के, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेशेंट जितना इनहेल करेगा उतना एक्सीक्रेट भी करेगा, और एक्सीक्रेट करेगा तो पेशेंट लैक्टिक एसिड एंड कोज फैटिगो, थकान, मसल्स, दियर नर्स एडवाइज पेशेंट। तो आप उसको क्या आप एक नर्स हो, आप उसको क्या एडवाइस देना बेस्ट करोगे, ठीक है, तो आप उसे क्या देना बेस्ट करोगे? सिट एंड टेक रेस्ट, या ब्रीथ इन बिटवीन एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप उस टाइम आप ब्रीथ करो, या पेशेंट सिट बैठ कर और उसे ब्रीथ के लिए बोलेंगे ब्रीथ डीपली आफ्टर एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज की और आप डीप लंबी लॉन्ग एक्सरसाइज और आप वो करो लॉन्ग अपना ब्रीथिंग ले, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें, और जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सिट एंड ब्रीथ। बाय टेकिंग ब्रीथ आफ्टर सिटिंग एंड डिक्रीज डिमांड ऑफ O2, क्योंकि जब आदमी बैठ जाएगा सिटिंग पोजिशन में एक्सरसाइज नहीं करेगा तो O2 की डिमांड घटेगी, और जब O2 की डिमांड घटेगी तो अपना जो CO2 है वो वाश आउट हो जाएगा, और जब अपना CO2 वाश आउट हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेट स्टॉप फर्दर फॉर्मुलेशन। अपना जो यहाँ पेशेंट को लैक्टिक एसिड एंड कोज ऑफ फैटिगो पेन ये होना बंद हो जाए, क्योंकि लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, और जब लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो पेशेंट को फैटिगो और थकान पेन भी नहीं होगा और मसल्स के अंदर। और लैक्टिक एसिड इज फ्रॉम ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है गाइज, ठीक है। तो अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक। ओके गाइज, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू फ्रेंड्स, ठीक है।